A flight of life. Varieties of music. And more, so keep listening. Radio Live. या दोस्तों, एक बार फिर से मैं दानिश महाजन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोग्राम बदलता दौर की डायरेक्ट सेगमेंट में। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले सप्ताह से बात कर रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड की डायरेक्टर अनुराधा मोहित जी के साथ, जिनसे हमने कई तीखे सवाल पूछे और आज के प्रोग्राम में भी हम कई तीखे सवाल पूछेंगे। और क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, कैसे वो डिफेंड करती हैं उन तमाम सवालों को, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। लेट्स सी कि कितनी बातों को वो कन्फेस करती हैं और किन जो बातें वो अभी तक मान चुकी हैं कि हाँ ऐसा है और इसे इम्प्रूव किया जा सकता था और किया जाना चाहिए। और देखते हैं कि कितनी बातें आज के प्रोग्राम से बाहर आती हैं जिन पर वो इम्प्रूव करने की बात करती हैं। अनुराधा जी, मैं आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले सप्ताह से हमने इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखा है और आप अपना प्रीशियस समय हमें दे रही हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बदलता दौर का पहला सेगमेंट है, डायरेक्ट सेगमेंट का पहला ऐसा यूनिक सेगमेंट है जो 2 एपिसोड तक चल रहा है। और मुझे बेहद खुशी है कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमें इतना समय दिया। दोस्तों, इससे पहले कि हम आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और मैं कुछ और इल्ज़ाम लगाऊं और कई सवालों पर मैडम अनुराधा मोहित जी की जवाब लूं, आंसर्स लूं, उससे पहले देख लेते हैं पिछले एपिसोड की कुछ झलकियां। अनुराधा मैम NIVH की डायरेक्टर हैं और आज हमारे साथ सीधी बात में शामिल हो रही हैं। और मैम, आपने अपना समय दिया, हालांकि मुझे काफी बार कॉल आई थी कि अनुराधा मैम बात नहीं करते जल्दी से। ऐसी बात नहीं है, हमारा तो सारा ही टाइम सेक्टर के लिए है और जैसी जरूरत होती है टाइम मैनेजमेंट तो उस हिसाब से करना पड़ता है। कहा जाता है कि गवर्नमेंट के पास भी लेटर गई थी और गवर्नमेंट से भी पता चला कि आपकी जो डिग्री है, जो स्पेशलाइज्ड 1 साल की आपका डिप्लोमा या डिग्री है जिसके बेस पे आपकी नियुक्ति हुई, तो वो उचित नहीं है। ये इस सवाल से मैं वाकिफ हूँ। जो डायरेक्टर NIVH की पोस्ट है उसमें जो मांगा गया है वो एक मास्टर्स डिग्री मांगी गई है, ये उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी और उसके साथ शायद 10 साल का एक्सपीरियंस किसी भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट का मांगा गया था। तो मैंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया। अपनी मास्टर्स डिग्री जो मेरे पास म्यूजिक में थी और मेरे पास MPhil डिग्री भी थी, उसके बेसिस पर साथ में मेरे पास 10 इयर्स का रिहैबिलिटेशन सेक्टर की मैनेजमेंट का तब तक अनुभव भी था। लेकिन ये तो एसेंशियल है। एक बायोडेटा लंबा था जिसमें ईयर वाइज क्या क्या किया है। उसमें सबसे पहले था मेरे एक अमेरिका में शॉर्ट पीरियड के लिए मैं पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन मेरे व्यक्तिगत कुछ हालात ऐसे थे जिसकी वजह से मुझे काम बीच में छोड़कर भारत लौटना पड़ा। तो मैं उसका 3rd सेमेस्टर इनकम्प्लीट छोड़कर आई। तो मेरे बायोडेटा में मेरे फादर ने उसको लिख दिया था कि वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी से इतने क्रेडिट आवर्स मास्टर्स लेवल के, तो वो ग्रेजुएट लेवल बोलते हैं वहाँ, और जिसको इंडिया में मास्टर्स लेवल कहते थे तो उन्होंने मास्टर्स लेवल ही लिख दिया था। इसको लेकर कंट्रोवर्सी है। हमने कहीं पर भी कहा नहीं कि हमारे पास मास्टर्स डिग्री है स्पेशल एजुकेशन में। तो आन्या की इस डिग्री का कोई लेना नहीं है आपकी जो नियुक्ति से, बेसिकली जो रिक्वायरमेंट? नहीं, नथिंग। वो ये तो एडिशनल क्वालिफिकेशन है।
अनुराधा मोहित जी एक इंटरव्यू में कहती हैं, एक न्यूज़पेपर को दी गई स्टेटमेंट में कहती हैं कि उनके जो फादर साहब के रिलेशन डॉक्टर मनमोहन सिंह से हैं, उनके क्लास रूममेट थे आई थिंक, तो इस कारण से वो डायरेक्ट कहती हैं कि उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता। मेरे फादर के एक्चुअली मामा जी छोटे, तो उन्होंने जो श्रद्धांजलि वाली स्पीचेस बहुत से लोगों ने दी थी फादर के लिए, उस श्रद्धांजलि वाली स्पीच में मेरे फादर की डेथ के बाद उन्होंने बोल दिया कि मेरे फादर और मेरे वो फादर के मामा जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर हैं आजकल, और एक नाम और ML भनोट जो रिटायर्ड DG डायरेक्टर जनरल पुलिस से, इकट्ठे ही मेरे फादर के ननिहाल के घर में एक साथ रहकर पढ़ते थे। तो क्योंकि मेरे फादर की लास्ट जो सेरेमनी थी वो देहरादून में ही हुई थी, तो लोगों ने उस सेरेमनी में पहली बार किसी के मुंह से ये बात सुनी थी जी। बाकी तो सब अपने आप बनाई हुई कहानी है। एक तो जो आप पर और आरोप है उनका कि वो कहते हैं कि अनुराधा जी इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतना लंबा अनुभव है, उसके बावजूद उन्होंने जब बीएड के कोर्सेज स्टार्ट हुए तो उनको कोई एफिलिएशन नहीं मिली। 1 साल तक बच्चों की जो बीएड उन्होंने की उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर बाद में दूसरे साल रोमटा जी के साथ उनकी कुछ मीटिंग हुई तो उन्होंने दूसरे साल, जो पहला साल था, बर्बाद हो गया 12 बच्चों का, और बाद में मंतोष जी को डायरेक्ट एमएड में एडमिशन मिल गई, लेकिन बाकियों को वो भी नहीं मिली। तो वहां पर वो कहते कि हमने केस भी लगाया था, जीत गए, 60,000 रुपए का जुर्माना भी हुआ आपके ऊपर, वो बोल रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि ये बहुत ही ट्विस्टेड, बहुत ही घुमा तोड़ मरोड़ कर बताने वाला उन्होंने किया है। तो मैम रेडियो उड़ान का प्रयास है कि दोनों पक्षों को लिसनर तक साफ पहुंचाया जाए, क्लीन एंड क्लियर। उत्तराखंड में एक विशेष परिस्थिति बनी कि हमारा कोर्स पहले HMV गढ़वाल यूनिवर्सिटी एक यहाँ है उससे एफिलिएटेड था। बाद में ये यूनिवर्सिटी जो है इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिलने से उसकी जो पावर टू एफिलिएट था वो खत्म हो गया। इसलिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक नई यूनिवर्सिटी जल्दी में बनाई जिसका नाम था उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ये नई बनाई थी और हम सबको गवर्नमेंट से आदेश आया कि अब हम लोग अपने आप को, अपने कोर्सेज को उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएट करवा लें। हम लोगों ने उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से अपनी एफिलिएशन की प्रोसेस शुरू की। हमारा यूनिवर्सिटी ने इसको फॉरवर्ड किया स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट ने गवर्नर साहब को। इतने में जो हमारी गवर्नर थी उन दिनों मार्गरेट हलवा, वो बीमार हो गई और एफिलिएशन की फाइलें उनके ऑफिस में ही थी, और इसी बीच उनकी जगह पर एक नए गवर्नर आ गए। हमारी बदकिस्मती कहें या इत्तेफाक कहें कि गवर्नर साहब ने जब ज्वाइन किया, डॉक्टर अजीज कुरैशी ने ज्वाइन करते ही उनका कुछ एक्सीडेंट हो गया था कि पांव की हड्डी टूट गई, और कुछ दिन वो भी ऑफिस में नहीं आए। इस वजह से गवर्नर ऑफिस में बहुत दिन फाइलें पड़ी रह गई। तो हमारे यूनिवर्सिटी ने हमें कहा था कि आप अपना कोर्स चलाते रहिए, क्योंकि हमने रिकमेंड कर दिया है और ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। तो हमारे बच्चों ने, मतलब जब तक एग्जाम दिया, हमारे पास रिकग्निशन भी आ गई थी, और रिकग्निशन के बेसिस पर सभी स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन फाइनल उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने कराए और उन्होंने ही इनका रिजल्ट डिक्लेयर किया। तो ये कहना कि बच्चों का पास डिग्री रिकग्नाइज नहीं है, ये तो पूरा ही फैक्चुअली इनकरेक्ट है। ये अविनाश शाही जी ने आर्टिकल लिखा है, ये देहरादून में अभी रिसेंटली विजिट करके आए थे। तो ये अपने आर्टिकल में लिखते हैं 3-4 पॉइंट, ये इसके ऊपर काफी रिप्लाई आया, मैं आपको ये भी बता दूं। और ये कह रहे हैं कि पहली बात तो इनका जो ऑब्जेक्शन है कि वहां पर 4 रोटियां बच्चों को दी जाती हैं, वहां फंड की तो कोई कमी नहीं है NIBH में, तो रोटी के जो खाने का स्टैंडर्ड है वो बहुत पुअर है। इसके अलावा ये दूसरा पॉइंट उठाते हैं कि जो रिसर्च वाले स्टूडेंट है उनको बात नहीं करने दी जाती बीएड और एमएड वालों से, और वहां पर उनको इंटरनेट की फैसिलिटी भी नहीं दी गई है। जहां तक खाना इनएडिक्वेट है,
मैं इस पर ज्यादा तो नहीं कह सकती क्योंकि कहाँ जो है हमारे स्टूडेंट्स की अपनी मेस कमेटी है, वो खुद अपना मेन्यू डिसाइड करते हैं और उनके साथ में न्यूट्रिशनिस्ट भी बैठते हैं, हमारी डॉक्टर भी बैठती हैं, मेस के जो केटरिंग ऑफिसर है वो भी बैठते हैं। तो एक बड़ी बैठक में ये हर साल खाने का डिसीजन होता है कि क्या खाना है। जहां तक खाना इनएडिक्वेट है, मैं इस पर ज्यादा तो नहीं कह सकती क्योंकि कहाँ जो है हमारे स्टूडेंट्स की अपनी मेस कमेटी है, वो खुद अपना मेन्यू डिसाइड करते हैं और उनके साथ में न्यूट्रिशनिस्ट भी बैठते हैं, हमारी डॉक्टर भी बैठती हैं, मेस के जो केटरिंग ऑफिसर है वो भी बैठते हैं। तो एक बड़ी बैठक में ये हर साल खाने का डिसीजन होता है कि क्या खाना है। हमने कहा कि आपके ये जो कुक्स हैं ये बूढ़े भी हो रहे हैं, तो गर्मियों के दिनों में बहुत स्ट्रेन इन पे होता है, तो लंच में हम चावल के साथ ये चीजें खाएंगे, रात में रोटी भी रहेगी, चावल भी रहेगा, दाल भी रहेगी, सब्जी भी रहेगी और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स ने एग्री किया अपने कुक्स की कंडीशन को देखते हुए, ठीक है। फिर बाद में बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि हम तो चावल खाते नहीं, जो नहीं खाते तो फिर हमने रिक्वेस्ट की मैं से कि भी जो चावल खाते ही नहीं, आपने उतने लिमिटेड लोगों के लिए रोटी बना देनी है दोपहर में, बाकी सब रात में रोटी और चावल खाएंगे, इतनी ही बात है। और फिर बहुत से लोगों ने और कहा कि हमें भी थोड़ी दे दो, हमें भी थोड़ी दे दो। तो हमारे मेस इंचार्ज ने कहा कि मैडम आप अलाउ कर दीजिए, हम कर लेंगे कैसे भी मैनेज, पर इन्हें ये कहिए कि दोपहर में चावल के साथ 2-4 रोटियां ले लें, रात में जितनी, क्योंकि रात में लड़के कंपटीशन करके 20-20, 25-25 रोटियां खाते हैं। लेकिन मैडम खाना तो कहीं भी कंपल्सरी ऐसे कंपल्शन नहीं लगाई जाती ना, किसी भी इंस्टीट्यूट में ऐसी कंपल्शन नहीं है 4 रोटियां मिलेंगी बस। नहीं, बिल्कुल कोई कंपल्शन नहीं है। रात को वो कंपटीशन में 20-25 ही खाते हैं, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है, ना ही हमारे पास कोई फंड्स की कमी है। दिस वाज ओनली एग्रीड अरेंजमेंट कि दोपहर को चावल और सब्जी दाल होगी और रोटी नहीं होगी, क्योंकि कुक्स बूढ़े भी हैं, गर्मी में परेशान भी हो रहे थे। एक चपाती मेकिंग मशीन आई थी, बच्चों को उसकी रोटी पसंद नहीं आई, तब ये एक फैसला आपस में बातचीत से हुआ फैसला था। तो मतलब ये जो वहाँ के रहने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बाहर से हो सकता है देखने में ओड लगता हो, लेकिन वहाँ ये म्यूचुअल एग्रीमेंट है स्टूडेंट्स के बीच में, ऐसा कह रही हैं आप? हाँ, बिल्कुल स्टूडेंट्स के साथ रजामंदी से सब चीजें होती हैं। तो बीएड और एमएड में इंटरनेट रिसर्च की बात करते हैं। हाँ जी, ठीक है कि रिसर्च के आप हमारा रिकॉर्ड देखिएगा, NIVH में इतने ज्यादा रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं और हम सबको अकोमोडेट करते हैं, लेकिन जब दिनों में बच्चों के एग्जाम्स हों उन दिनों में हम स्कॉलर्स को कहते हैं कि भाई देखिए इन दिनों इनके एग्जाम है, आप इस डेट के बाद आकर अपना डेटा कलेक्शन कीजिए। बहुत से डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स जो हैं आजकल डिसेबिलिटी की रिसर्च कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स खाली सब्जेक्ट्स नहीं है ना रिसर्च के, वो स्टूडेंट्स भी हैं, तो बच्चों की रजामंदी भी लेनी पड़ती है हमें। एग्जैक्टली जी मैम, आगे हम बात करते हैं इंटरनेट की फैसिलिटी जो आजकल बहुत जरूरी है। जी। हाँ, मैं एग्री करती हूँ कि आज का जो दौर है, ऐसे दौर में इंटरनेट की फैसिलिटी जो है वो फ्रीली अवेलेबल होनी चाहिए। हमारे एकेडमिक जो बिल्डिंग्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी बिल्डिंग्स में तो वाईफाई होना चाहिए और यही हमारे लिए आइडियल होगा। और अनफॉर्चुनेटली अभी हम उस स्टेज पर आए नहीं है कि हमने पूरी बिल्डिंग को वाईफाई एनेबल कर दिया हो। जो डिसेबिलिटी डे में डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम था तो उसमें लैपटॉप वगैरह देने थे, लेकिन लोगों को स्टिक दे के ही वापस भेज दिया, और जो स्मार्टफोन वगैरह थे वो सिर्फ अपने रिलेटिव्स या फिर जो अपनी फेवरेबल एनजीओज है उनमें डिस्ट्रीब्यूट हुई। देखिए, जो हमारे पास हमारी वेबसाइट है इंस्टीट्यूट की, ठीक है जी, उस वेबसाइट पर पिछले साल 2014-15 में 42,000 डिसेबल कैंडिडेट्स को एडिप स्कीम के बेनिफिट्स हमने दिए हैं। अगर आप उस लिस्ट को देख लेंगे और उस पर उसके साथ साथ लिस्ट के हमने टेस्ट चेक रिपोर्ट्स दी हैं, जहां जहां डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उन जगहों की,
उससे देखकर आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ऐसा जो कह रहे हैं वो बिल्कुल फैक्चुअली इनकरेक्ट कह रहे हैं। रेडियो उड़ान के माध्यम से शुभ समाचार। अंकित कपूर, संदीप अरोड़ा, विनय खुराना का शानदार प्रयास तो दिलों को मिलाने का। तो आइए रजिस्टर कीजिए और पाइए मनचाहा हमसफर। ज्यादा जानकारी के लिए आप रजिस्टर करें www.disablesari.com पर। आप कॉल कर सकते हैं 950175100 and you can drop an email to info@disabledmatrimonial.com। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। मधुर संगीत। मधुबन खुशबू देता है। कलाकारों के जीवन की रोमांचक बातें। इसके पहले कि दुनिया मुझ पर हंसे, मैं इसका गला घोट दूंगा। मेरा गला घोटने से अगर आप दुनिया की हंसी रोक सकते हैं तो घोट दीजिए मेरा गला। चुप बेशर्म, तूने तो खानदान की नाक कटा दी। और पर्दे के पीछे की कई सुनी और अनसुनी कहानियां। गीत गाता चल ओ साथ। सुनना न भूलिए प्रोग्राम गीत गाता चल मेरे यानी आरजे भूषण के साथ बुधवार रात 10 से 11 और पुनः प्रसारण गुरुवार शाम 5 से 6 आपके चहीते और फेवरेट ऑनलाइन रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर। You are listening. Radio Union, a flavor life. www.radiounion.com. जी मैम, 2-3 और सवाल बाकी हैं। एक सवाल अगर हम बात करें कि रीजनल सेंटर है जो चेन्नई में NIVH का तमिलनाडु में, तो वहाँ के बारे में भी मैं कल पढ़ रहा था, काफी डिस्कशन चल रही है। तो वहाँ पिछले साल कुछ इशू हुआ था, गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी की थी डायरेक्टर। उसको भी कहते हैं कि अनुराधा जी सेफ गार्ड एज ए शील्ड करती हैं उन्हें, शील्ड गार्ड। और वहाँ पर स्टूडेंट्स दिन पर दिन घटते जा रहे हैं। वहाँ कोई नजर रखने कोई मॉनिटरी बॉडी है जो वहाँ पर मॉनिटरिंग करती है? कहते हैं कि वो बंद होने की सूरत हाल में है। ऐसा है कि ये एक प्रेजेंटेशन हमारे रीजनल डायरेक्टर ने कहीं दी थी गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के प्रोग्राम में। उसमें उन्होंने किसी रिसर्च के डेटा को कोट किया था जिसको लेकर लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन वो किसी की एक रिसर्च का डेटा है जो कि बहुत से रिसर्च डेटा के बीच में एक वो डेटा भी था। ठीक है, फीमेल्स को लेके बड़ी अभद्र टिप्पणी थी उसमें, मैंने देखा कि उनके कोई पर्सनल व्यूज नहीं थे जी। वो उन्होंने 2-3 रिसर्चेस कोट की थी। वो एम्प्लॉयमेंट इश्यूज के ऊपर शायद कोई गोष्ठी थी गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु की। तो उन्होंने जो रिसर्चेस उनके पास अवेलेबल होंगे उनको प्रेजेंटेशन जो की, तो उसमें एक रिसर्च के डेटा लोगों को पसंद नहीं आया या उसको आई थिंक देयर वर जेन्युइन रीजंस फॉर नॉट टू लाइक दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। स्पेशली उसको उस फोरम पर प्रेजेंट करने से पहले शायद इंटरनल इन हाउस डिस्कशन जरूरी थी, क्योंकि रिसर्चेस बहुत से फाइंडिंग्स लाते हैं। तो हम जो लोग एडवोकेसी से जुड़े हुए हैं हम जानते भी हैं, और वैसे भी जो रिसर्चर्स हैं वो भी जानते हैं कि हम अपने आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाने के लिए रिसर्चेस का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने कंसल्टेशन की उनके साथ कोई? आपने बाद में कहा कि आपको पहले करना चाहिए था ऐसे? नहीं, उनको उनकी रिटन एक्सप्लेनेशन हुई, उन्होंने रिटन अपॉलजी दी, अनकंडीशनल रिटन अपॉलजी उन्होंने दी, जिसके बाद उनके
ये रफा दफा हुआ बाद में। उनकी रिटर्न अपॉलजी मेरे पास नहीं, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज के पास भी गई। उन्होंने माफी मांगी अपनी इस की वजह से, जबकि जो उन्होंने विचार जो उन्होंने इंफॉर्मेशन रखी, जो वो उनके व्यक्तिगत विचार नहीं भी थे, तब भी उन्होंने माफी मांगी। कोई हमने किसी को शील्ड नहीं किया, प्रोटेक्ट नहीं किया, और हमने उन्हें एडवाइस किया कि फ्यूचर में भाई आप कुछ भी रिसर्च का डेटा हो और अगर कंट्रोवर्शियल हो तो पहले इन हाउस उस पर डिस्कशन होनी चाहिए, उसके बाद ही पब्लिक फोरम पर जाना चाहिए। ऐसी कुछ बात नहीं है। हाँ, दूसरी बात रही कि वहां पर आपने कहा कि स्टूडेंट्स का नंबर कम हुआ। ऐसा है कि स्टूडेंट्स का नंबर भी कोई कम नहीं है। हम लोगों के वहाँ जो एक तो बीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स चलता है, एक डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन कोर्स चल रहा है, वो ठीक चल रहे हैं। बाकी वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, और वो कुछ कोर्सेज जैसे अप्रैल में खत्म हुए हैं, कुछ मई में खत्म हुए हैं, और कुछ की ड्यूरेशन 6 महीना है, किसी की 9 महीने है, किसी की 4 महीने है, किसी की 12 महीने है। तो डिफरेंट टाइम पर कोर्स शुरू होता है, डिफरेंट टाइम पर खत्म होता है। तो जो अभी मेरे पास सूचना आई थी कि ईसी की हमारी मीटिंग होनी थी, जिसमें 15-16 के कोर्सेज अप्रूव होते हैं, वो मीटिंग हमारी हो नहीं पाई थी फॉर वेरियस रीजन, जो अभी होनी है जुलाई फर्स्ट वीक में। लेकिन इंटरिम हमने अप्रूवल दे दी है कि आप जो वोकेशनल कोर्सेज हैं आप उनको ईसी की पहले ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी वहाँ 4 कोर्सेज चल भी रहे हैं, तो रिमेनिंग कोर्सेज की स्टार्टिंग की भी हमने उनको अप्रूवल दे दी है। और इनफैक्ट जो रीजनल सेंटर के हमारे इंचार्ज हैं, उन्होंने मुझसे सैंक्शन मांगी थी, एंड एज एन ओवरसाइट, क्योंकि ईसी के एजेंडा नोट्स भी आ रहे थे और ये भी एक बीच में सेम आ गया, सेम चीज की ईसी अप्रूवल भी थी, सेम चीज पर इंटरिम अप्रूवल भी थी। एज एन ओवरसाइट मेरी गलती थी, मैं उसके लिए स्वयं जिम्मेवार हूँ कि मेरी गलती थी। एज एन एक ओवरसाइट का मामला था कि मैंने दोनों को एक समझ के उसको ईसी के फोल्डर में लगवा दिया। जब मैंने इंचार्ज से बात की कि भाई आप ने एडमिशन रोक क्यों रखी है, तो उन्होंने कहा मैडम आपका अप्रूवल नहीं आया। मैं बोला आपने अप्रूवल मुझसे मांगा ही नहीं, ईसी एजेंडा भेजा था, इंटरिम अप्रूवल ले लेते। तो उन्होंने मुझे जब दोबारा उसकी कॉपी भेजी तो हम लोगों ने सारी छानबीन की, तो पता चला कि वो बाय मिस्टेक ईसी के एजेंडा फोल्डर में चला गया था। इसको हमने रेक्टिफाई किया है और उसकी जिम्मेवार मैं हूँ और कोई नहीं, क्योंकि वो मेरी गलती से एक कुछ दिन की डिले हुई है। मैम, एनआईवीएच में टेक्टाइल पाथ को भी लेके प्रॉब्लम है। हालांकि गवर्नमेंट हर जगह पे चाहती है कि टेक्टाइल वे हो, टेक्टाइल पाथ हो, लेकिन हेलर केलर भवन को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी टेक्टाइल पाथ नहीं है। नहीं, एनआईवीएच टोटल में टेक्सटाइल गाइडलाइन पाथवेज हैं। पाथवेज पर भी हमारे वो क्या बोलते हैं, गाइडिंग टाइल्स हैं, वार्निंग टाइल्स हैं, साथ साथ में रेलिंग है, पूरे कैंपस के अंदर है ये हमारा। अभी भी है, मतलब अभी लिख रहे हैं कुछ लोग। नहीं, पूरा है। और हमने एक्सपेरिमेंटल तौर पर अभी साउंड ऑडियो सिग्नल्स भी लगाने शुरू। पहले तो हमने सारे कैंपस में टैक्टाइल, ये जो हमारी गाइडिंग टाइल्स और वार्निंग टाइल्स लगाई कंप्लीट। आप किसी भी कैंपस के बिल्डिंग से निकलेंगे, आप उन टाइल्स के सहारे से चलते जाइए तो आप नेक्स्ट जगह पहुंच जाएंगे। विद इन द बिल्डिंग्स भी हमने किए हैं, रेलिंग्स लगा के ब्रेल साइनेजेस लगाई हैं टीसीएबी की बिल्डिंग में, उसमें मॉडल स्कूल की बिल्डिंग में, एमएड बीएड तो पूरा डिपार्टमेंट ही एक्सेसिबल राइट फ्रॉम डे 1 बना था। बाकी सब जगह ये हर बिल्डिंग में एक्सेसिबल टॉयलेट्स हैं। जिन बिल्डिंग में अपर फ्लोर्स हैं उनमें लिफ्ट लगी हैं और सभी में वार्निंग एंड गाइडलाइंस हैं। इंडोर मोबिलिटी के लिए भी है, पार्शली साइटेड की मोबिलिटी के लिए कलर कंट्रास्ट का ध्यान किया गया है। और लास्ट ईयर हमने एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया, शायद आप उसकी बात ना करते हो। एक ऑडियो सिग्नल हमने लगाए। एक तो हमने इंस्टीट्यूट के मेन गेट पे लगाया था जो लगातार बोलता रहता है, एनआईवीएच मेन गेट, हाँ, और एक हेलन केलर भवन पर बोलता है, हेलन केलर भवन। फिर यहाँ का जब लोगों ने अप्रूव किया कि ये ठीक किस लेवल पर साउंड होनी चाहिए, कैसा वॉइस होनी चाहिए, किस इंटरवल्स पर होनी चाहिए, वो जब सब हो गया उसके बाद एचकेबी के अंदर मेंस एंड विमेन्स टॉयलेट में भी लगाया ताकि गलती से आदमी उसमें ना चले जाएं। इसी तरह फिर जब यहाँ ठीक हो गया तो उसको टीसीएबी की बिल्डिंग में लगाया।
वहां भी वो बोलता है हिंदी और इंग्लिश में। फिर हमने मॉडल स्कूल की बिल्डिंग में भी उसको ऑडियो सिग्नल को लगाया है। तो ये बहुत से प्रयोग हम करते रहते हैं, इम्प्रूव करते रहते हैं चीजों को। ये जो एक्सेसिबिलिटी वाला काम है, तो मैंने 2006 में मैंने ज्वाइन किया था, 7-8 में इसको हमने करना शुरू करके कंप्लीट भी कर लिया था। एजुकेशन का लेवल क्या है मैम? बार बार लोग कहते हैं एजुकेशन दिन पर दिन डाउन हो रही है, लॉजिंग की क्लीननेस नहीं है, और मैं पहले भी वो बात उठा चुका हूँ, खाने को लेकर तो लिखते हैं। फिर ये मतलब वहाँ की एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो है अगर डाउन हो गए, अगर दानिश हमारे एजुकेशनल स्टैंडर्ड डाउन हो गए होते तो हमारे यहाँ एप्लीकेशंस का नंबर फॉल कर चुका होता। इससे उल्टा एप्लीकेशंस का नंबर बढ़ता जा रहा है। इतनी सिफारिशें आती हैं, बहुत बहुत बहुत, चाहे वो हमारा स्कूल हो, चाहे हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग हो, चाहे हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन हो। एनजीओ वाले जहाँ हमारे पास 25 सीट्स होती हैं, पहले 50-60 एप्लीकेशन आती थी, फिर 100 आती थी, फिर 150, 200 एप्लीकेशन, 250 एप्लीकेशन तक जाती है। तो क्यों जाती हैं? क्योंकि एजुकेशनल स्टैंडर्ड, आई एम प्राउड टू से दैट कि हमारा एजुकेशनल स्टैंडर्ड कंसिडरेबली इम्प्रूव हुआ है। उसको ऑल राउंड इम्प्रूवमेंट उसके अंदर देखी जा सकती है। उसके एथिकल स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव हुए हैं, उसकी क्लासरूम सिचुएशंस इम्प्रूव हुई हैं, बच्चों के अचीवमेंट लेवल्स इम्प्रूव हुए हैं। 96% तक तो बच्चे नंबर लाते हैं। अभी 12th के हमारे बोर्ड एग्जाम्स में 90% से ऊपर 19 में से शायद 3 बच्चे हैं, 80% वाले 10-11 हैं, 70% तो मिनिमम है। तो ये लगातार पिछले कुछ सालों से इसी लेवल की अचीवमेंट स्कूल की है। इसी तरह से हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग के, कोपा के, हमारे कंप्यूटर के कोर्सेज के, हमारे ऑफिस मैनेजमेंट के, हमारे हिंदी शॉर्ट हैंड वगैरह, ये स्टूडेंट्स तो मिड कोर्स में ही इनकी एम्प्लॉयमेंट होती चली जा रही है। 25% स्टूडेंट्स तो मिड कोर्स ही सिलेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे बीएड एमएड का, because we have enough resources, we can have best of the faculty, visiting faculty. एक पेपर के अंदर अगर 5 यूनिट्स हैं, हर यूनिट के अंदर 5 सब यूनिट्स हैं, तो एक पेपर के 25 सब यूनिट है। अगर 25 सब यूनिट में से 10 सब यूनिट पढ़ाने के लिए 10 तरह के अलग एक्सपर्ट चाहिए, we do invite 10 types of different experts from any part of the world. 2 लास्ट सवाल, फिर सवाल की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन शो का टाइम भी लिमिटेड है। लेकिन आप लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बात कर रहे हैं अनुराधा डालमिया मोहित जी से, जो कि NIVH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड की डायरेक्टर हैं, और लंबे समय से ये सब कर रही हैं कम्युनिटी को, और बहुत बेबाकी से अपने तमाम प्रश्नों को वो यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हैं। बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। इनकी जिंदगी के बारे में भी हम एक शो करेंगे जल्दी ही। आपको इनकी लाइफ कैसे शुरू हुई, कैसे इन्होंने अचीव किया, सब कुछ उसके बारे में भी एक मुलाकात में बताएंगे। बहरहाल मैम, सिर्फ 2 सवाल आपसे लास्ट हैं। अनुराधा जी का सामान्य व्यक्ति यानी कि कॉमन मैन से कांटेक्ट नहीं है। 2, जो भी अनुराधा जी के सामने खड़ा होता है उसकी ट्रांसफर कर दी जाती है, या फिर उसे धमकाया जाता है। और इस केस में अगर एग्जाम्पल, एक विशाल नाम के कोई व्यक्ति थे जिन्होंने सुसाइड भी कमिट किया, उसका भी आरोप पर आप पर लगा, और मंतोष जी के ऊपर भी आपने FIR करवाई। ये सिर्फ 2 सवाल। दानिश, ऐसा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग गवर्नमेंट में एक रूटीन मैटर रहता है, और वर्क की एक्सीजेंसीज के अनुसार ही ट्रांसफर्स होती हैं। हमारे यहाँ NIVH में एक रीजनल सेंटर 1984 में उसकी सैंक्शन मिली थी बनाने की। उसकी अपनी पोस्ट भी गवर्नमेंट ने 30 पोस्ट दी थी उसके लिए, जो कि चेन्नई में है। उसके बाद 1997 में हमारी मिनिस्ट्री ने एक डिसीजन किया इन गुड फेथ, इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, कि जो उन दिनों में हमारे 5 नेशनल इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, कि 6। तो उन दिनों जो डिसीजन हुआ कि भाई हर नेशनल इंस्टीट्यूट के कैंपस पे एक छोटा चैप्टर दूसरे नेशनल इंस्टीट्यूट का होना चाहिए। जैसे NIVH के अंदर उन्होंने कहा कि
OH का एक रीजनल सेंटर या चैप्टर होना चाहिए। NIVH को कहा कि आप अपना रीजनल चैप्टर एक NIMH के कैंपस में सिकंदराबाद में बनाएं और एक NIOH कलकत्ता में है वहां बनाएं। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नए चैप्टर्स खोलने के लिए नई पोस्ट नहीं दी है, इसलिए डायरेक्टर NIVH हेडक्वार्टर से स्टाफ को ट्रांसफर वहां कर दे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को, और लोकल स्टाफ भी अपॉइंट कर लिया जाए कॉन्ट्रैक्ट पर। 1997 की ये बात है, मैं NIVH से कोसों मील दूर थी तब, तो मेरे प्रीडिसेसर डायरेक्टर ने भी उसी डायरेक्शन के अंतर्गत यहाँ से स्टाफ को कलकत्ता और सिकंदराबाद उनकी ट्रांसफर की। जब कलकत्ता का स्टाफ रिटायर हो गए तो उनकी रिप्लेसमेंट भी यहाँ से भेजी हमने जी। इसी तरह जब सिकंदराबाद का स्टाफ रिटायर हुआ तो सिकंदराबाद की रिप्लेसमेंट भी भेजी, जिसको अब क्योंकि लोग बहुत सालों से देहरादून में ही हैं तो जाने को पनिशमेंट की तरह परसीव करते हैं। कुछ लोग खुद कहते हैं कि हमें भेज दिया जाए, लेकिन अदर जिनकी एक्सपीरियंस की आपको नया सेंटर है उसमें कोई एक्सटेंशन करनी है, 2008-9 में हमारी इसी में स्ट्रेंथनिंग ऑफ रीजनल चैप्टर्स का एक डिसीजन लिया, तो जब स्ट्रेंथनिंग करनी हो तो आपको एक्सपीरियंस लोग ही भेजने पड़ते हैं, लेकिन इसको परसीव किया जाता है एज अ पनिशमेंट। ऑल्दो हमारे सबके लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में जो कंडीशन थी उसी में ही कहा गया था कि आपको इस सर्विस में कहीं पर भी इंडिया में ट्रांसफर किया जा सकता है जी। इट शुड नॉट बी सीन एज पनिशमेंट। अब हमारे अपने ही घर के लोग आर्मी में हैं, उनकी हर 2 साल में पोस्टिंग होती है जी। तो वो पनिशमेंट नहीं देखी जाती। हमारे अपने बॉसेस IAS ऑफिसर्स होते हैं, वो उनकी ट्रांसफर हर वक्त होती ही रहती है, तो लोग इसे पनिशमेंट नहीं देखते। पर अब ये परसेप्शन की बात है कि उसे पनिशमेंट देखा जाए, लेकिन हम ये आपको बता सकते हैं कि वी डू नॉट यूज पनिशमेंट एज अ टूल फॉर पनिशिंग एनीबडी। ऑल्दो आई एम सेइंग ऑल्दो, हाँ, इसको अंडरलाइन करना चाहूंगी कि हमारे जो CCS रूल्स हैं, जो पनिशमेंट से रिलेटेड उसके रूल्स हैं, उसमें ट्रांसफर एक पनिशमेंट के तौर पे भी दी जाती है। अगर कोई एम्प्लॉय जो है किसी सर्कमस्टांसेस में कई सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस पर भी उनको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी इंडिसिप्लिन के केस में भी ट्रांसफर किया जा सकता है, किसी फाइनेंशियल फ्रॉड के केस में भी ट्रांसफर किया जाता है। मतलब इस तरह से डिलिंक्वेंसी के जहां केसेस आते हैं वहां पर रूल्स में प्रोविजन भी है पनिशमेंट ट्रांसफर का। ऑल्दो आई हैव नॉट यूज्ड इट येट, लेकिन विद इन द गवर्नमेंट रूल्स दिस प्रोविजन एग्जिस्ट। Although I have not used it, I would like to repeat this. Now, talking about Vishal Gurung. विशाल गुरुंग एक कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉय था, बहुत टैलेंटेड, मेरे आने से बहुत साल से वो कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा था। जब उसने मेरे टेन्योर में एक परमानेंट पोस्ट में अप्लाई किया, एंड ही फेयर्ड वेरी वेल एंड ही गॉट सिलेक्टेड। उसने बहुत अच्छा काम किया, ब्रेल प्रेस के लिए एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया, और मैंने खुद उसको हम हर साल 5 या 6 एम्प्लॉयज को NIVH एक्सेलेंस अवार्ड देते हैं। ही वॉज वन ऑफ दोज हु रिसीव द एक्सेलेंस अवार्ड। इस बीच हमारी रीजनल प्रेस चेन्नई में बनने का टाइम आ गया, हमें सैंक्शन मिली, हमने मशीनें खरीदी, बिल्डिंग बनाई। तो मैंने कहा कि भाई देहरादून की सेंट्रल ब्रेल प्रेस का इतना अनुभव है, लोग बारी बारी से जाकर वहां हेल्प करेंगे नई प्रेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। हम रोटेशन पर जाएंगे, कुछ टाइम वहां रहेंगे। सबसे पहले वहां के मैनेजर जो थे, मैंने आप कहा आप यहाँ के मैनेजर हैं, यू आर द लीडर ऑफ द टीम, सबसे पहले आप जाइए। फिर उसके बाद जो असिस्टेंट मैनेजर थे उनको कहा कि अब आप जाइए। उसके बाद हमने उनके जूनियर्स को, किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीना, और बुलाकर बातचीत कर विशाल को मैंने बुलाया। मैंने बोला विशाल तुम जाओगे? तो उसने बोला यस मैम, हम जाएंगे। मैंने बोला ठीक है। हमने ये
इसको ट्रांसफर नहीं, इसको ट्रांसफर ऑन टूर बोलते हैं। ही इज ऑन ड्यूटी ऑन टूर फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ 1 month। तो हमने उनको शॉर्ट पीरियड के लिए वहां भेजा। तो सडनली जिस दिन हमें उनके डेथ की समाचार मिला तो मैंने बोला भी मुझे तो हिम्मत नहीं है, ऐसा कीजिए, सीनियर 3 ऑफिसर्स को मैंने उनके घर भेजा कि आप इंफॉर्मेशन देकर आइए पेरेंट्स को। बहुत मुश्किल है ये खबर किसी को सुनाना। तो हमने 3 टीम बनाई ऑफिसर्स की। जब वो गए तो उनके फादर का रिएक्शन था जो मुझे बुरा लग रहा है ये बात कहते हुए, लेकिन आज मैं जरूर कहना चाहूंगी। मेरे कॉलीग्स ने मुझे आके बताया कि जब हमने बताया तो फादर ने कहा कि ओहो, हमें उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। तो क्योंकि उसको पहले ही वो शायद उसका डिप्रेशन जो है वो बढ़ गया, ठीक है। उधर से जब सुसाइड हुआ तो तमिलनाडु पुलिस को इन्फॉर्म करना ही था, ये तो एक रूटीन मैटर है। उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी थी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी टीम गवर्नमेंट ने बिठाई वहां पर। तमिलनाडु पुलिस की इंस्पेक्शन थी, मैं तो देहरादून नहीं थी जब वहां पर इंक्वायरीज चल रही थी। तो इंक्वायरी के टाइम पर उनके कमरे से डिप्रेशन की दवाइयां निकली जो वो खाते थे और बहुत से सालों से खा रहे थे। यहाँ उन्होंने अपने 2-3 कोलीग्स के साथ भी शेयर किया था। वो 16 साल की उम्र से डिप्रेशन के शिकार थे और बिना दवाई खाए सो नहीं सकते थे। तो उनके फादर ने जैसे कहा कि शायद अकेलेपन में उनकी वो प्रॉब्लम बढ़ गई और डिप्रेशन वाले केसेस में सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं। जी। हमारे देश की प्रॉब्लम है कि हम मानसिक रोगों को छुपाते हैं और उनकी चर्चा करते नहीं है और उनका प्रॉपर इलाज भी नहीं करते। लेकिन इसका तो इलाज भी चल रहा था। उनके कमरे से कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी निकली थी जो डिप्रेशन में दी जाती है। और उनके फादर ने खुद ही, हम नहीं जानते थे तब तक इस बात को, तब तक इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आई थी। जब उनके पिताजी ने ये बात बोली, उधर इंक्वायरी चल रही थी, इधर इनको बताया। तो हर बात पर मुझे अफसोस होता है, मुझे दुख होता है कि हमारे एडवर्सरीज जो हैं वो इतने अनकाइंड हैं, इतने निर्दयी हैं कि वो माता पिता के जख्मों को जाकर कुरेदते रहते हैं, उनको जाकर कुछ बोलते रहते हैं, इस किस्म की बातें, किसी के दुख को बढ़ाते रहते हैं बोल बोलकर। तो मंतोष जी के खिलाफ एफआईआर करने के क्या रीजन थे? एफआईआर तो नियम में करना ही होता है। नहीं, उनके खिलाफ मतलब क्या केस था जहां आपने एफआईआर की? मंतोष नहीं, उनके खिलाफ नहीं केस किया है। वो किसके खिलाफ केस कह रहे हैं? मंतोष जी के खिलाफ एफआईआर की, उनके घर पुलिस भेजी? कोई एफआईआर मंतोष के खिलाफ एटलीस्ट मेरे लेवल पर तो नहीं हुई। तो आप इस चार्ज को स्ट्रेट आउटराइटली रिजेक्ट करती हैं? एब्सोल्युटली। तो अनुराधा जी का आम बच्चों से कांटेक्ट नहीं है, मतलब कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स है, इस पे क्या कहेंगी? काफी लोग कहते हैं बात नहीं होती है, कभी ट्राई करते रहते हैं लेकिन बात नहीं होती। हाँ, ये बात ठीक है कि मुझसे बात बहुत बार नहीं भी हो पाती है क्योंकि ऐसे हालात हैं कि दानिश मैं ये कह सकती हूँ कि कुछ मसरूफियात इस तरह की है संस्था के मुझे जब आई थी जिम्मेवारी गवर्नमेंट ने दी थी कि इसकी ओवरहॉलिंग करनी है, इसकी स्केलिंग अप करनी है, इसकी कवरेज को स्केल अप करना है। तो मुझे खुशी है आपको ये बताते हुए कि जब मैं आई थी तो जो एनुअल कवरेज था बेनिफिशियरीज का वो लगभग 60,000, 65,000 था और आज जो है वो 2.25 लाख को पार कर चुका है। हमारा MBA वर्कशॉप मैक्सिमम प्रोडक्शन उसने 19 लाख का किया था मेरे आने से पहले। आज गत वर्ष उसने 1.5 करोड़ का प्रोडक्शन किया है। इसी तरह से मतलब सभी डिपार्टमेंट्स ने बहुत तरक्की की है। तो उसके लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है। रीजनल सेंटर ने बहुत डेवलपमेंट किया है, वहाँ नया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन बना है, वहाँ नई ब्रेल प्रेस बनी है, वहाँ नया लाइब्रेरी बना है, वहाँ वुमेन्स हॉस्टल नया बना है। इस तरह से उसकी भी तरक्की हो रही है।
हमारा कोलकाता सेंटर ने बहुत से नए कोर्सेज शुरू किए हैं। हमारा एडिट का कवरेज बहुत बड़ा है। हमारा स्किल ट्रेनिंग में 200-250 होते थे, हम 1800 तक लेकर गए हैं उसको वोकेशनल ट्रेनिंग में। तो जब हम कभी कभी काम में चारों तरफ लगे रहते हैं और ऊपर से क्या हुआ कि मेरे आने पर गवर्नमेंट की एक स्कीम आई ऑप्टिमाइजेशन की, में क्लास 1 ऑफिसर की संस्था में कमी हो गई, बहुत ज्यादा कमी हो गई। 18 में से 18 ग्रुप ए ऑफिसर्स की पोस्ट थी, वो मात्र 7 रह गई। 7 ग्रुप ए ऑफिसर में एक मैं स्वयं भी हूँ, एक रीजनल डायरेक्टर भी है, एक डॉक्टर भी हैं, एक स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं। तो आप सोचिए कि हम किस तरह से मल्टीपल टास्किंग करते हुए संस्था को आगे आगे ले जा रहे हैं, ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। तो मुझे फिर लोगों से जो मुलाकात करनी होती है उसमें मैं अमूमन बाहर के लोगों को ज्यादा मिलती हूँ। जैसे जो लोग दूसरी जगह से आते हैं, ब्लाइंड लोग, जिनके बहुत से सवाल रहते हैं, जिनको गाइडेंस चाहिए है, कुछ पेरेंट्स आते हैं, कुछ एनजीओस आते हैं जिनको गाइडेंस चाहिए अपने यहाँ काम करने का, मैं उनसे मिलती हूँ। मेरे अपने स्टूडेंट्स से थोड़ी कभी कभी बाद में मिलती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि इनकी कोई प्रॉब्लम्स होंगी, एचओडी से मुझे पता चलेंगी। वो छोटी छोटी अपनी प्रॉब्लम लाते हैं तो मैं उनसे बताती हूँ। अक्सर जब बड़ी मीटिंग्स को उनको एड्रेस करती हूँ तो मैं उन्हें बताती हूँ कि देखिए, जब मैं आपसे नहीं मिल रही थी तब मैं गारो और खासी लैंग्वेज के ब्रेल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग कर रही थी, या वहाँ के ब्रेल प्रेस लगाने का काम कर रही थी, या नॉर्थ ईस्ट के एनजीओ के साथ मीटिंग करके उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के क्या कार्यक्रम हो उसकी प्लानिंग कर रही थी। आपको भी अच्छा लगेगा, आपको ब्रेल की किताबें मिलती है। नॉर्थ ईस्ट में कभी ब्रेल की किताब कभी मिलती नहीं थी, ये पिछले 3 साल से मिलने लगी है। तो हमको तो सभी का सोचना है। आपको टाइम पर देती हूँ, उनको खाली एक लाइब्रेरी देती हूँ, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सबके लिए सोचना है। और मेरी उम्र भी बड़ी हो रही है, मैं थकने भी ज्यादा लगी हूँ, तो सभी चीजों का कॉम्बिनेशन है। एज आई एम एजिंग, वर्क इज ग्रोइंग, माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ग्रोइंग, एंड एज आई एम ग्रोइंग, आई एम बिकमिंग अवेयर ऑफ problems of my blind brothers and sisters living in various parts of the country who have never received anything, जिन तक कोई सर्विस नहीं पहुंची। तो इतना बड़ा जब नेशनल इंस्टीट्यूट का प्लेटफॉर्म मिला हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडिंग हो, तो इरादा मन में होता है, मन में एक आवाज आती है कि उस तक भी पहुंचो जिस तक अभी कोई पहुंचा नहीं है। इसलिए अपनी टाइम मैनेजमेंट करना पड़ती है। तो जो मेरे स्टूडेंट्स यहाँ हैं उनको कभी कभी मैं हर वक्त नहीं भी मिलती हूँ। एनआईवीएच और एनएफबी के कुछ स्पेशल ताल्लुकात? एनआईवीएच और एनएफबी के कोई प्रोफेशनल ताल्लुकात वैसे ही है जैसे मेरे और एनजीओ के साथ होते हैं, बल्कि मेरे कई और एनजीओ हैं जिनके साथ बहुत सा काम हम एक साथ करते हैं। बहुत से एनजीओ हैं, हम अपनी एनुअल रिपोर्ट में उनके नाम देते हैं, उनके साथ हम क्या कर रहे हैं उसका पूरा जिक्र करते हैं। जो कुछ हम करते हैं, जिसके साथ भी करते हैं, वो बड़ा ओपन रहता है, बहुत ट्रांसपेरेंट रहता है। ये मैं भी सुनती हूँ कि कभी कभी लोग कहते हैं कि एनएफबी को फंडिंग दे दी, तो हमारे अकाउंट्स भी एनुअल रिपोर्ट में रहते हैं, जिसके अंदर हर पैसा कहाँ गया, कैसे गया, उसका हिसाब रहता है। वो ओपन टू स्क्रूटनी है। मैं दावत देती हूँ सभी को आकर हमारे एनुअल रिपोर्ट्स की जांच करें, देखें कि हमने कितना पैसा नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड को दिया है और कितना दूसरे लोगों को दिया है। कोई रिश्ता नहीं है खास, उनकी पूरी गलत फहमी दूर हो जाएगी। तो सभी बल्कि अच्छा होगा आप सभी आकर देखिए कि हम किस संस्था को पैसा देते हैं, किस पर्पस के लिए देते हैं, कितना देते हैं। उससे वही आपको बता पाएगा कि असलियत क्या है। जी, तो आज की इंटरव्यू में आपने, आज की डायरेक्ट टॉक सेगमेंट में हमारे साथ अनुराधा जी थे, जो कि एनआईवीएच के डायरेक्टर हैं। मैम, आपने हर सवाल को बेबाकी से दिया। उम्मीद करता हूं कि लिसनर्स को बहुत सारी बातें आज पता चली होंगी। जो डाउट्स रहते हैं, हमेशा आउटसाइडर के डाउट रहते हैं, तो आपने हमें भी समय दिया, बहुत सारे डाउट्स को डिस्पेल किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में आपका साथ हमारे साथ बना रहेगा और आप
लोगों को एजुकेट करते रहेंगे डिस्कशंस के माध्यम से और अपनी विचारधारा के माध्यम से। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच दानिश। थ्रू योर चैनल, थ्रू योर मीडियम, आई वुड लाइक टू, मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप NIVH की वेबसाइट को विजिट करें। ये एक एक्सेसिबल वेबसाइट है, आपके लिए बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन है उस वेबसाइट पर, और बहुत सी चीजों को लेकर जो हमारे कुछ कभी कभी मैं समझती हूँ कुछ मिसकम्युनिकेशन होती है या कुछ ट्विस्टेड फैक्ट्स हैं, वो भी सामने आ जाएंगे। हाँ, आपकी क्रिटिसिज्म को भी मैं वेलकम करती हूँ। आप मुझ तक जरूर पहुंचाएं जो हमारी कमियां हैं, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी उन कमियों को दूर करने की, यहाँ की सिचुएशन को फर्दर इम्प्रूव करने के लिए जो कुछ भी मुझसे होगा मैं अवश्य करूंगी। परंतु हो सकता है कि मेरी एफर्ट्स पूरे रंग ना ला सके, हो सकता है मेरे बाद आने वाले के लिए थोड़ा काम छूट जाए, तो उसके लिए मैं आपसे माफी भी मांगूंगी, क्योंकि हर आदमी परफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल, और आपने कहा है कि वाईफाई आप थोड़ा वहां पर ध्यान देंगी और डिपार्टमेंट तो बन ही जाएगा, आपने कहा है, तो बाकी भी आप ध्यान देंगे। मैम जाते जाते लिसनर्स को मैसेज दे दीजिए। मेरा लिसनर्स को मैसेज एक ही है कि समय बहुत अच्छा है। टुडे वी आर इन द वर्ल्ड of opportunities. We are living in the world of modern technology. We are living in the world where there is heightened awareness both among my blind friends and among sighted community. So please take advantage of this situation. एक दूसरे का ध्यान रखें, और ये जो गोल्डन टाइम अब चल रहा है इसका पूरा इसका फायदा उठाएं। आप अपने जो भी आपके सपने हैं आप उनको पूरा आज कर सकते हैं, लेकिन अपने सपनों में खुद यकीन करें, अपने पे यकीन रखें, अपने आसपास सब पे यकीन रखें। खुद ब खुद आपकी मंजिल आपकी ओर आने लगेगी। मैं आप सबको अपनी अपनी गुड विशेस देना चाहूंगी, और आशा करती हूँ कि फिर भी आपसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। दानिश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपने इस प्रोग्राम में दावत दी और बात करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच मैम। हम जा रहे हैं। ये सब जा रहे हैं घोड़े दौड़ाने। जी हाँ, दिमाग के घोड़े, मेरे यानी आरजे आशीष के साथ द गेम आवर में, जहाँ होगी खूब सारी मस्ती, खूब सारा मजा, और आप देंगे जवाब कुछ सवालों का। कब, कहाँ? हर इतवार रात 10 से 11 आपके अपने मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो उड़ान पर। तो मैं मिलूंगा आपको इस संडे द गेम आवर पर। We have created an environment of magic, passion, sparkle, enchantment, and above all, infotainment. So guys, what are you waiting for? Tune in to Radio Udan. Happy listening. Hey friends, do you think that life is getting so stressful? Well, if it is so, why not make it quite inspirational, motivational and stress-free? So let us meet in a world of positivity in the show Inspirational Wings Season 2. Every Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. with RJ Divya Sharma only on Radio Udan, a flight of life. For more information, visit our website www.radioudan.com. तो दोस्तों, ये था हमारा डायरेक्ट सेगमेंट में कंप्लीट सेगमेंट अनुराधा मोहित जी के साथ।
जिसमें हमने कई सवाल पूछे, उन पर लगाए जाने वाले मर्डर से लेके करप्शन के तमाम सवाल, किस तरह इंस्टीट्यूट्स में खाने पर सिर्फ 4 रोटियां हैं, चाहे वो बीएड और एमएड के लिए बहुत छोटा कैंपस हो, या फिर वाईफाई की फैसिलिटी आज भी बच्चों के पास ना हो, और तमाम सवाल हमने इस प्रोग्राम के दौरान पूछे और जिन्हें डिफेंड किया अनुराधा मोहित जी ने। बाकी निर्णय आप पर छोड़े चलते हैं कि किस तरह आप उनकी बातों को और मेरे सवालों को लेते हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, ये आप रेडियो उड़ान की वेबसाइट पे www.radioudan.com विजिट करें और अपनी राय दें, ताकि मैं और भी प्रोग्राम्स को बढ़िया बना सकूं। रेडियो उड़ान की टीम आपकी खिदमत करती रहे। आप मुझे डायरेक्ट लिख सकते हैं danish@radioudan.com पर, मुझे SMS कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं 9463668196 पर। आप फेसबुक रेडियो उड़ान के ग्रुप में पेज पे लिख सकते हैं, और साथ ही साथ लिख सकते हैं स्काइप आईडी रेडियो उड़ान, और ट्विटर को फॉलो करते हुए उस पर भी लिख सकते हैं। तो तमाम माध्यम आपके पास है। आप रेडियो उड़ान का व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। रेडियो उड़ान mail@radioudan.com पे लिख दीजिए अपना नाम, पता और फोन नंबर, हम आपको ऐड करेंगे। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, और मैं वादे के साथ आपसे इजाजत लेता हूं कि फिर किसी और हस्ती के साथ बात करूंगा डायरेक्ट सेगमेंट में, और बदलता दौर कंटिन्यू रहेगा। बहरहाल अब समय है आशीष सिंगला जी के साथ प्रोग्राम गेम ओवर खेलने का। चलो मैं भी खेलता हूं और आप भी खेलिए, बने रहिए रेडियो उड़ान पर। तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट। मृदुता का जिसमें है वास, रसों का है जिसमें एहसास, सबके अधरों पर जिसका नाम, ऐसी हिंदी भाषा को कोटि कोटि प्रणाम। अरे वाह अनीता, ये तो बहुत अच्छी कविता है आपकी। आप कहीं रेडियो और टीवी पर क्यों नहीं जाती? क्या करूं, चाहती तो मैं भी हूं, पर ऐसा कोई अवसर ही नहीं मिला। अब अवसर तलाशने की आवश्यकता नहीं है अनीता जी, क्योंकि मैं यानी ज्योति मलिक लेकर आ रही हूँ ऐसा ही एक शो, जिसमें मैं लेकर आऊंगी आपके अंदर छिपे हुनर को सबके सामने। तो तैयार रहिएगा, सुनिए और पार्टिसिपेट कीजिए प्रोग्राम छुपे रुस्तम में, हर शुक्रवार रात 8 से 9, रीब्रॉडकास्ट हर शनिवार दोपहर 3 से 4। पार्टिसिपेट करने के लिए लॉग इन करें www.radioudan.com/participate और मेल करें mail@radioudan.com। हैप्पी फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hello. Hey, what about your exam? Oh, what can I say? I'm flunked once again. This reasoning section is hurting a lot. I don't know what to do. I have a good news for you. Hold on and listen to this clip. 2 plus 1 is equal to 3. 3 plus 4 is equal to 21. 5 plus 6 is equal to 55. Then 4 plus 8 is equal to 4. What comes once in a year, twice in a week? जी हाँ फ्रेंड्स, तो रेडियो उड़ान लाया है आप सबके लिए एक बहुत ही मजेदार शो, जिसका नाम है मिसेस कंफ्यूजन, जो कि आपकी कंफ्यूजन क्रिएट भी करेंगी और उसे सॉल्व भी करेंगी। तो सुनना ना भूलिए मिसेस कंफ्यूजन, अ शो ऑन रीजनिंग, हर शनिवार रात 9 से 10 सिर्फ रेडियो उड़ान पर। हैप्पी लिसनिंग। रेडियो उड़ान तो सुनते रहिएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान तो सुनते रहिएगा।